हाय फ्रेंड्स, कैसे आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। प्लीज़ सपोर्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए, अभी तक हम सब लोग देख रहे थे परमाणु की संरचना। डाल्टन का परमाणुवाद देखा। उन्होंने जो सिद्ध किया था कि अविभाज्य है, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे खोज शुरू हुई तो उसमें अलग अलग भाग दिखाई देने लगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके बारे में बताया। उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, परमाणु रचना मॉडल। परमाणु रचना मॉडल के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से उसको सिद्ध करने का प्रयास किया। तो लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज हुई। इसके पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में उनके स्थान निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हुई, यानी कि जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं उनको निर्धारण कैसे हो, इसके ऊपर समस्या उत्पन्न हो गई। तो समस्या उत्पन्न हो गई थी जिसमें मुख्य रूप से तीन वैज्ञानिक कौन कौन थे? वो तीन वैज्ञानिक आधुनिक परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किया। आधुनिक परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किया तो उनमें कौन कौन से वैज्ञानिक थे? सबसे पहले आप देखते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। फिर दूसरा था रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और तीसरा था नील्स बोर का परमाणु मॉडल या मॉडल। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया कि कोई एक गोल आकार है, यानी कि कोई एक तरबूज के आकार की आकृति है, उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। उस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण इन्होंने क्या कल्पना किया? जे थॉमसन का परमाणु मॉडल में इन्होंने कहा कि इनके अनुसार परमाणु को 10⁻10⁻10 मीटर का व्यास का एक ठोसा गोला माना जा सकता है, यानी कि गोल आकार माना जा सकता है, जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होती है। जो प्रोटॉन होते हैं उसके कारण क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। इन्होंने माना कि जो प्रोटॉन होते हैं वो धनावेशित होते हैं और ऋणावेशित जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उसके अंदर धसे होते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस बना हुआ, प्लस बना हुआ, माइनस प्लस बना हुआ, माइनस प्लस, इस प्रकार से इन्होंने कल्पना किया। फिर इसके बाद देखा कि ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेशों को संतुलित करता है, यानी कि जो ये क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। लेकिन इनके प्रयोग से होने के कारण, यानी कि इनका जो प्रयोग था इनको समर्थन नहीं मिला। इनका प्रयोग क्या था? कोई प्रायोगिक समर्थन नहीं था, इन्होंने सिर्फ कल्पना किया हुआ था। इसलिए इनके परमाणु मॉडल को क्या किया गया? रिजेक्ट कर दिया गया और इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुआ, समर्थन नहीं मिला। फिर इसके बाद आता है रदरफोर्ड क्या थे? ये जे थॉमसन के ही शिष्य थे। इन्होंने देखा, जब बताया पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, तो इन्होंने इसके आधार पर एक नई परिकल्पना शुरू किया और इन्होंने प्रयोग के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या सिद्ध किया कि इन्होंने अल्फा कण जो होते हैं उसके बमबारी, यानी कि अल्फा कण के जो 20,000 से अधिक को क्या किया? इन्होंने फोर्स के द्वारा भेजने का प्रयास किया। जो क्या किया? एक सोने की चादर, इतनी पतली सोने की चादर जिसे कहते हैं 0.004 cm यानी सेंटीमीटर मोटी परत लिया और इसके ऊपर इन्होंने अल्फा कणों को भेजा। उस अल्फा कणों के द्वारा देखा कि इन्होंने कुछ टकरा करके सीधे चली जाती हैं, कुछ टकरा करके वापस चली जाती हैं और कुछ टकरा करके क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। इस प्रकार से इन्होंने रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल दिया। देखते हैं ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक, ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक थे। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन, फैलाव, यानी कहीं जाए और टकरा के आ जाए, प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में अभी बताया था क्या? सोने की पतली पन्नी
जिसकी मोटाई 0.00004 सेंटीमीटर थी, पर अल्फा कणों से बमबारी किया। बमबारी मतलब हम जानते हैं जो नुकसान पहुंचाने के लिए जो फोर्स के द्वारा भेजा जाता है उसे बमबारी कहते हैं। जब अल्फा कण को सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं, जब पतली पन्नी पर इन्होंने फोर्स किया, बमबारी किया, तो उन्होंने देखा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब क्या प्रभाव पड़ता है तो इन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण क्या हो गया, पन्नी के आर पार सीधे चले गए। यानी कि जब देखा कि कुछ जो कण होते हैं वो पन्नी के आर पार सीधे चले गए, अर्थात अप्रभावित रहे। यानी क्या हो गया, अप्रभावित रहे। फिर दूसरा देखा कि कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए, यानी कि कुछ क्या हो गए, अपने पथ से विचलित हो गए। और अगला देखते हैं कि बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए, यानी कि पन्नी पर टकराए और वापस आ गए। इस प्रकार से इन्होंने देखा जब अल्फा कणों का सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी किया, तो उन्होंने देखा कि कुछ पन्नी के आर पार सीधे चले गए, अप्रभावित थे, कुछ कण अपने पथ पर विचलित हो गए, और कुछ कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकरा करके मार्ग से वापस आ गए। देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ कि इन्होंने इसको माना, ये यहाँ पर एक गोल छोटा सा है जिसे न्यूक्लियस कहा। अभी निष्कर्ष हम आगे देखेंगे कि ये दिया हुआ, ये देखिए सीधा निकल गया अल्फा कण है, ये क्या हो गया, टकरा करके मुड़ गया। और ये क्या है, जहाँ पर न्यूक्लियस था यानी कि नाभिक जिसे कहते हैं, वहाँ से गया, टकराया और वापस चला आ गया। इसी को रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला था, क्या बताया था। जबकि हम आप सब लोग पढ़े थे कि जो अल्फा कण की बौछार किया गया था उसमें से कुछ सीधे चले गए, कुछ टकरा करके विस्थापित हो गए, और कुछ क्या हो गए, टकरा करके वापस चले आए। इसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया कि रदरफोर्ड ने प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षणों के प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए। क्या निष्कर्ष प्रस्तुत किए भाई? इन्होंने प्रस्तुत किया कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश को ही प्रोटॉन कहते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है। केंद्र का मतलब होता है न्यूक्लियस होता है, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहा जाता है। नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। इस नाभिक का आयतन क्या कहा गया, इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है, परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ एक गोला बना हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह लगा हुआ है, ये हमारा न्यूक्लियस है, केंद्रक है, नाभिक है, और इसके चारों तरफ जो माइनस माइनस लगा हुआ है इसको इलेक्ट्रॉन माना गया कि परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए। जैसा कि प्रयोग में हम सब लोगों ने पढ़ा था कि जो बौछार कराई गई थी अल्फा कण, उसमें से क्या हो गया, कुछ आर पार सीधे चले गए। और क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग क्या था, खोखला था, क्या था, खोखला था, इसलिए वो क्या हो गया, आर पार सीधे चले गए। फिर इसके बाद बताया कि कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए, क्योंकि नाभिक में अल्फा कण क्या हो गया, दोनों पर समान आवेश थे, यानी कि जो दोनों समान आवेश थे इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए, यानी कि जो यहाँ पर नाभिक में सीधे टकराए थे वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। क्यों मुड़ गए, क्योंकि यहाँ पर जो नाभिक था इसके कारण से वो वापस मुड़ गए। रदरफोर्ड के प्रयोग से जो सिद्ध हुआ, इनका वैज्ञानिकों ने आलोचना किया, कई वैज्ञानिकों ने इनके परमाणु मॉडल को आलोचना किया, क्योंकि उस समय आलोचना करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उन्होंने आलोचना क्या किया, आलोचना ये किया कि जो परमाणु होता है वो अस्थायी नहीं हो सकता है, जो परमाणु होते वो अस्थायी नहीं हो सकते हैं।
क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी। उस समय कल्पना किया गया था कि जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉनों की वो लगातार उनके चक्कर लगा रही है, तो उस चक्कर लगाने के कारण से क्या होगी, ऊर्जा कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, नाभिक में गिर जाएंगे। इस कारण से इनके प्रयोग को परमाणु मॉडल की आलोचना किया गया। इस आलोचना को नील्स बोर के परमाणु मॉडल ने अपने तरीके से समझाया और बताया और इसमें संशोधित करके नील्स बोर के परमाणु मॉडल को मान्यता मिली। अब नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है, इन्होंने क्या बताया, रदरफोर्ड की नील्स बोर ने क्या किया, रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील्स बोर ने क्या किया, अपने प्रयोगों द्वारा दूर किया। जब दूर किया तो क्या बताया इन्होंने, नील्स बोर के प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान, यानी कि जो समस्त द्रव्यमान होता, मास होता है तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। उसके नाभिक में वो क्या होता है, उपस्थित होता है। धन आवेश मतलब होता है क्या, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कहाँ पर उपस्थित होता है, नाभिक में उपस्थित होता है। फिर इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्तर या अचर कक्षाओं में घूमते रहते हैं। जैसा भी हम सब लोगों ने जाना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं और वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। फिर इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक, यानी कि जो प्रत्येक कक्षा होती है उसमें एक निश्चित संख्या होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इन्होंने हाइड्रोजन को लिया। हाइड्रोजन में हम जानते हैं कि एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, तो जिसके कारण से हाइड्रोजन के जितने परमाणु हैं उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन हैं। इस प्रकार से जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं वो उनके चक्कर लगाते रहेंगे और इसके द्वारा ये सिद्ध किया कि जितने प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इससे इस कमी को दूर किया गया और इसकी मान्यता मिली। फिर इन्होंने क्या कहा, 1932 से पहले, यानी कि 1932 से पहले मात्र दो चीज़ों का खोज हुई थी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज होने तक ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इसके द्वारा 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नए कण की खोज किया। वो नया कण क्या था, वो नया कण न्यूट्रॉन था। क्या था, उन्होंने कोण की खोज किया जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या था, जो द्रव्यमान की खोज किया गया वो द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था, किंतु उस पर कोई आवेश नहीं था। जिस पर आवेश नहीं था उसे क्या कहा गया, उदासीन कहा गया। जिस पर कोई आवेश नहीं था इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। नाभिक जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान, यानी कि नाभिक न्यूक्लियस जो होता है उसमें सारा न्यूट्रॉन क्या होता है, दिया होता है। नाभिक जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों से बना होता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से बना होता है। इस प्रकार से नील्स के परमाणु मॉडल को मान्यता मिली। इन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर किया, क्योंकि यहाँ पर इधर बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं वो ऊर्जा खत्म हो जाएगी और एक समय में खर्च हो जाएगा। इन्होंने क्या बताया कि कक्षा में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार से इन्होंने नील्स बोर के परमाणु मॉडल को मान्यता मिली। फिर आगे देखते हैं, सुनो कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक क्या है, तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, क्या लिखा है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब देखिए परमाणु क्रमांक में सीधा सीधा बताया गया है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उन्हीं को परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। और परमाणु संख्या बराबर, यानी कि जेड बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या।
अभी बताया गया जो नाभिक होता है, नाभिक में जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या। यहाँ पर परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक की बात हो रही थी, अब हम चल रहे हैं द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान संख्या क्या है भाई? द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, अब यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। अब क्या आ गया यहाँ पर, वहाँ पर परमाणु संख्या में सिर्फ प्रोटॉनों की बात हो रही थी और द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों संख्या की योग का द्रव्यमान कहा जाता है। योग को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। कहा गया कि द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित यानी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। इसे क्या करते हैं, ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N। यहाँ पर कुछ तत्वों की परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं हम। जैसे दिया है तत्व का नाम परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या N प्लस P। अभी बताया गया कि हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 1 होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर N प्लस P लिखा हुआ है। हीलियम में 2 होता है और द्रव्यमान संख्या क्या लिखा है, 4। ऑक्सीजन में 8 दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16। सोडियम में 11 होता है और द्रव्यमान संख्या 23 होता है। लेड में 82 होता है और द्रव्यमान संख्या 208 होती है। इसके बाद अब आगे हम देखते हैं समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक क्या है, संभारी। यहाँ पर समस्थानिक की बात करते हैं। समस्थानिक में कहा गया किसी तत्व के वे परमाणु, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी संख्या समान होती है, यानी कि किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। प्रोटियम H हाइड्रोजन का 1 है, ड्यूटेरियम H2 और ट्राइटियम H3। फिर इसके बाद आता है आयनों का बनना। आयनों का बनना का मतलब होता है कोई परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जुड़ना या घटना। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित यानी कि धनावेशित या ऋणावेशित कण प्राप्त होते हैं, जिसे आयन कहते हैं, जिसे आयन कहते हैं। आयनों को बनने का मतलब होता है किसी परमाणु संख्या में, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के निकलने या जुड़ने से आवेशित धनावेशित हो या ऋणावेशित हो कण प्राप्त होता है, उसे आयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। फिर आता है संयोजकता। संयोजकता क्या है, संयोजकता का मतलब होता है कोई भी तत्व, किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है, किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु, उस तत्व का एक परमाणु, उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है या विस्थापित करता है। संयोग करे या विस्थापित करे उसे संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी। अब हम देखते हैं जैसे HCl। यहाँ पर देखिए HCl लिखा हुआ, तो HCl का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के एक संयोजकता होती तो क्लोरीन की कितनी है, 1। यहाँ लिखा है H2O, यहाँ पर 2 लिखा हुआ हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन कुछ नहीं लिखा है,
तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के 2। अब यहाँ पर कुछ तत्वों की संयुक्तता लिखी हुई है, देखते हैं। तत्व का नाम संकेत दिया है, संयुक्तता दिया हुआ है। तत्व का नाम हाइड्रोजन दिया हुआ, संकेत क्या है H। संयोगिकता कितनी है 1 है। कार्बन की कितनी है संयुक्तता, संकेत C है, संयुक्तता 4 है। ऑक्सीजन की O है, संयुक्तता 2 है। मैग्नीशियम की 2 है, सोडियम की 1 है और कैल्शियम की 2 है। इस प्रकार से हमने संयुक्तता, यानी कि संयुक्तता कहा गया कि वो हाइड्रोजन के तत्व का परमाणु के कितने परमाणुओं से जुड़ता है या विस्थापित करता है, उसे हम संयोजकता कहते हैं। ये आज चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।